हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण के बारे में। तो पहले हम ये जान लें कि वर्ग समीकरण होता क्या है, किस समीकरण को हम वर्ग समीकरण कहेंगे। आपने क्लास 7 में पढ़ा है रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, जो चर राशि यानी कि वेरिएबल होता था उसका हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात क्या होती थी, 1 होती थी। तो चर की अधिकतम घात 1 होने से उसको हम क्या कहते थे, रेखीय समीकरण। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण है, इसमें चर की अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी। इसीलिए इसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है यानी कि चर क्या है। चर जो है इसमें x है, यहाँ भी x है, a और b और c तो कांस्टेंट है यानी कि ये निश्चित हैं, इनके मान कुछ होंगे लेकिन x का मान हमें पता नहीं होता है, इसीलिए इसे चर कहते हैं। तो आप इस इक्वेशन में, इस समीकरण में भी देख रहे हैं कि जो चर है इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। और यहाँ भी जो चर है x 2 जगह पर है लेकिन अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ऐसे जो भी इक्वेशन, जो भी समीकरण जिनमें चर राशियों की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन्हें हल कैसे करेंगे, तो हल करने का तरीका, जैसे अगर इक्वेशन यही हम ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसे हमें हल करना है। हल करने का मतलब कि x का मान हमें ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो आप ध्यान यह देंगे कि क्वाड्रेटिक समीकरण जो होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, इनके 2 मान प्राप्त होते हैं। इसमें वेरिएबल के जो है 2 मान प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि लीनियर था, लीनियर में 1 मान प्राप्त होते हैं, क्वाड्रेटिक में वर्ग समीकरण है तो घात 2 होती है और घात 2 होने से इसके 2 मान संभव हो सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। अगर हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करें और इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करें तो भी ये वैल्यू सेम होती है, यानी 2 का वर्ग भी 4 हुआ और -2 का वर्ग भी 4 हुआ। तो एक्स स्क्वायर 4 कब आता है, एक्स इज इक्वल टू 2 पर भी आता है और एक्स इज इक्वल टू -2 पर भी आता है। यानी कि x के 2 मान संभव हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो इसको हम ऑब्जर्वेशन यानी कि देख करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हल करने का है जो मैं इसके आगे बताऊंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं, अगर दोनों पक्षों का वर्ग लें तो x इज इक्वल टू +-2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू +-2। ये तो एक तरीका हुआ जिसको हम ऑब्जर्व करके या देख करके ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि जो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसे हम एक वर्ग समीकरण भी बना सकते हैं। वर्ग समीकरण तो है ही, यानी 4 को हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2 स्क्वायर, इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं +-2 स्क्वायर, यानी +2 का स्क्वायर भी 4 था और -2 का स्क्वायर भी 4 था। तो यहाँ से हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू +2 एंड -2। ठीक है, x के 2 मान आपको मिल गए, x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू -2। दूसरा जो होगा, जैसे बड़े इक्वेशन आपको दिए जाते हैं क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म वाले, तो उसमें हम क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग का प्रयोग करते हैं, या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला एक होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, उसका प्रयोग करते हैं। तो आइए देखें, अगर समीकरण आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? इसे बीच वाले पद को हम दो पदों में तोड़ेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 2x। और मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी कि बीच वाले पद को दो पदों में तोड़ते समय हम यह भी ध्यान देंगे कि वह दो पद इस प्रकार से होने चाहिए कि उन दोनों पदों को हम फिर से जोड़ दें तो हमारा पहला पद मिल जाए जिसे हमने तोड़ा था, और इन दोनों पदों को चिन्हों के साथ गुणा करें तो हमें पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यानी कि हमने क्या किया, -5x को ब्रेक किया है -3x एंड -2x में। जब इनको हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -5x मिल जाएगा, और -3x और -2x को जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 6 एंड x²। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट 6 × x² करेंगे तो 6² जो हमें चाहिए था वो मिल जा रहा है। यानी कि ये हमारा फैक्टराइजेशन सही है, इसको हम गुणनखंड के रूप में बना सकते हैं। तो हमने इसको तोड़ दिया -5x को -3x एंड -2x के रूप में। अब हम क्या करेंगे, दो पदों को एक साथ ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी जो भी उभयनिष्ठ होगा उसे हम अलग करेंगे। तो उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, यहाँ x है तो यहाँ एक x बचता है और -3 मिलेगा, और यहाँ से -2 आप कॉमन कर सकते हैं तो क्या बचा, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको फैक्टराइज करने पे हमें क्या मिल जाता है, x - 3 × x - 2 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों फैक्टरों को यानी दोनों गुणनखंडों को हम जीरो करते हैं कि यदि x - 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या मिलता है, 3 मिलेगा, और यदि x - 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि यह दो मान संभव हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये आपका जो समीकरण दिया था x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, यह क्या था, x में द्विघात था, यानी कि यह वर्ग समीकरण है। और इसको हमने हल कैसे किया, मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच के पद को दो पदों में तोड़ करके इसको पूरा किया है। ये गुणनखंड की विधि है। तो हमने इसमें -5x को -3x और -2x दो पार्ट में तोड़ दिया, और गुणनखंड करने के बाद इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, x - 3 × x - 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला x - 3 × x - 2 इज इक्वल टू 0। तो दो संख्याओं का गुणन कब 0 होता है, यदि ये 0 हो तब भी 0 हो जाएगा, यदि यह 0 हो तो भी 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो तो भी 0 हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का गुणन कब 0 होगा, यदि उनमें से पहला 0 हो, या दूसरा 0 हो, या दोनों 0 हो। ठीक है, तो हमने बारी बारी से इनको 0 के बराबर रख करके x के मान प्राप्त कर लिए। यदि x - 3 इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू क्या मिलता है, 3, और यदि x - 2 इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। पक्षांतर आप करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ये 3 और 2 यही दोनों हमारे क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं।